खुद व्यक्ति प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं आता। अगर ये शिक्षा का मंदिर है तो यहाँ पे छात्र खुद आएंगे, ना कि टीचर पकड़कर छात्रों को लाएगा। तो ऐसे बेबुनियादी आरोपों को ना मानकर आप जो मौजूदा वक्त में इस समय मंजीत मैडम कह रही हैं उन बातों को समझिएगा, तो आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। साथ ही बड़ी बात जो गलत है, शायद वो पीड़ा देती होगी कि आप पे पैसे को लेकर आरोप लगा दिया, जहां नेताओं को लेकर आरोप। आजकल पत्रकारिता का एक और मजे की बात है कि किसी नेता के विषय में नहीं पता करते कि नेताजी किस चक्की का खाते और 6 छटाक के राशन में तोंद बढ़ाए जाते हैं। मतलब कहाँ से नेता अमीर हो जाते हैं, उनके यहाँ जाके कभी स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते। लेकिन एक मदरसे का नाम सुनकर एक ऑपरेशन किया गया और आधे आधे पेज की खबर छापी गई हैं, और कहना चाहिए कि एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया गया है। सर मैंने है ना सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, एक साथ रखने के लिए और सभी भाषा का उपयोग करने के लिए मदरसे को खोला था। मदरसे में संस्कृत भी पढ़ते हैं बच्चे और उर्दू भी पढ़ते हैं। किसी भाषा इस तरीके से शिक्षा के मंदिरों पर सिर्फ मुसलमान का नाम होने से लोगों की आंखों में सुई चुभ जाती है। और ये गरीब मदरसे वाले जो हम महिलाएं आज 60-60 साल की हो गई सर, मदरसे चलाते हिंदू मुस्लिम और सारी कम्युनिटी को बांध के चल रही है, कहना चाहिए। खैर बचपन में तो हमने कभी हिंदू मुस्लिम शब्द ही नहीं सुना। ये आज की राजनीति की देन है कि देश में ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। मतलब जहरीली खबरों का आप भी मंजीत मैडम शिकार हो गई। जी हाँ, मदरसे के नाम से। जी बाकी हाँ, तो सब कुछ ठीक था। हाँ जी सर बिल्कुल। बाप अभी तक तो 21 साल तक तो सर मैंने मतलब ये पोजीशन नहीं पाई। मुझे तो सम्मान ही सम्मान मिला था जी। 21 साल में पहली बार मैंने तो यहाँ तक उस चैनल वाले के सामने उस इंसान से कह दिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने इतनी मतलब इज्जत प्राप्त करी, आपने आके एक जरा सी मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल। खदर के लिए जब खाकी लाल हो जाती है और खबरें जब सत्ता के लिए दलाल हो जाती हैं, तो जुल्म ढाए जाते हैं आम जनता पर और बैठे बिठाए राजनीति मालामाल हो जाती है। ऐसे ही राजनीति को मालामाल करने के लिए लगातार कई अखबार और गोदी मीडिया काम कर रहे हैं। जहां पर शिक्षा को मंदिर माना जाता है, उस मंदिर के अंदर लोग शिक्षा पाने आते हैं। उस मंदिर को बदनाम करने के नए नए तौर तरीके ढूंढे जा रहे हैं। आज मैं बैठा हूं बरकत उल्ला मदरसे पे, और ये बरकत उल्ला मदरसा हम यूं कहें कि उर्दू में मदरसा कहा जाता है और हिंदी में पाठशाला, और इसको ईसाई सभ्यता जिसे अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है। लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिन ईसाइयों ने आपको गुलाम बना के रखा, जिन अंग्रेजों ने आपको गुलाम बना के रखा, लेकिन जिन मदरसों की देन है आज कि हम आजाद बैठे हैं। आपको याद हो दारुल उलूम देवबंद के अंदर सन 1864 से लेके 1880 तक जाने कितने उलेमाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। चाहे फिर वो ओबेदुल्ला सिंधी हो या शेखुल हिंद हो, तो लगातार मौलानाओं की कुर्बानी, 80,000 मौलानाओं की कुर्बानी थी मदरसों के लिए। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश में संविधान बना, और संविधान में अपनी बात रखने की आजादी के साथ साथ देश की राजनीति में भी कोई आम इंसान पहुंच सकता था, जहां पर शिक्षा सभी के लिए समान थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन आज राजनीति ने, इस सियासत ने इतना जहर बोया है कि अब हम शिक्षा के मंदिर में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगे हैं। और ऐसा ही एक वाकया विदिशा के बरकतुल्ला मदरसे का है, जहां पर आज हम वहां के जो संचालक महोदया हैं उनका नाम भी जानेंगे और यहाँ चल रही गतिविधियों को भी समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की संचालक महोदया। आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमती मंजीत कपूर। मंजीत कपूर जी, जो अभी लगातार मीडिया पर चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या है मदरसे की सच्चाई? क्यों आपने मदरसा खोला, ना कि कोई पाठशाला या स्कूल खोला? सर मैंने है ना सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, एक साथ रखने के लिए और सभी भाषा का उपयोग करने के लिए मदरसे को खोला था। मदरसे में संस्कृत भी पढ़ते हैं बच्चे और उर्दू भी पढ़ते हैं। किसी मतलब भाषा का सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, किसी भाषा के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जिन बच्चों को है वो संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत पढ़ते हैं, जिन बच्चों को उर्दू पढ़ना है वो उर्दू पढ़ते हैं।
इसलिए मदरसों का उपयोग भी एक पाठशाला की तरह ही होता है। और आसानी से इसमें तो जो है ना मान्यता प्राप्त हो जाती है मदरसा बोर्ड से। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपके पास भवन कितने हैं, कितनी जगह हैं, आपके पास इतना इतना बड़ा हॉल होना चाहिए, 8 कमरे होना चाहिए बच्चों को बिठाने के लिए। मदरसा बोर्ड का जो उद्देश्य है वो सिर्फ शिक्षा देना, शिक्षा गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, और उसी के उद्देश्य से मैंने मदरसा खोला है। मतलब कि आपका कहना ये है सीधा सीधा कि जो जिस तरीके से पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी जाती है सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी पेचीदा समस्या है जहां पर मान्यता लेने में आपको समस्या आई, जी और जिसके चलते आपको मदरसा बोर्ड से आसानी से मान्यता मिल गई। मतलब आपके इसके पीछे का उद्देश्य साफ था कि आप सिर्फ लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, जी मतलब लोगों की सीरत सुधारना चाहते थे। हमने सुना है आप ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स सिखाते थे इससे पहले। जी, मैं ब्यूटी पार्लर भी चला चुकी हूँ, और मैं LIC एजेंट भी रह चुकी हूँ, समाज सेवा वैसे भी कर चुकी हूँ सर। कई जी महिलाओं के साथ रही हूँ मैं, और कांग्रेस में भी रही हूँ, अपनी उमा भारती जी के साथ भी रही हूँ मैं, उनके साथ भी मेरा कार्य होता रहा है। समाज सेवा करना मेरा उद्देश्य रहा था, और मैं वो करती चली जा रही हूँ। और आज भी जो पढ़ाना है मेरे बच्चों को, सिर्फ मैं गरीब बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। ये नहीं है कि ये मदरसा है, मेरा उद्देश्य मदरसा नहीं है, मेरा उद्देश्य है सिर्फ शिक्षा, कि बच्चों को किसी तरह से शिक्षा प्राप्त हो। और शिक्षा के लिए आवश्यक हो जाती है मार्कशीट। मार्कशीट देने के लिए आपको कोई ना कोई मान्यता की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, नहीं तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। जी। इसलिए मैंने मदरसा बोर्ड से मान्यता ली, और ये मान्यता आज की नहीं है, 2001 की है, जो मैं 2001 से मदरसा चला रही हूँ। हाँ, मतलब हम शब्दों के जाल में उलझे हैं। असल में ये शिक्षा का मंदिर है, चाहे हम उसे मदरसा कहें, चाहे हम उसको स्कूल कहें, चाहे हम उसे पाठशाला कहें। इसको आप पहली से और 8वीं तक संचालित कर रही हैं, है जी, ना? कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। तो और ऐसा क्या बना कि कुछ कुछ पत्रकार आए आपके पास और आकर इस तरीके की खबरें बना ले गए जो यहाँ की एक निगेटिव और नकारात्मक छवि पेश कर रही है? सर, हुआ ये कि मैंने जो बोला वो तो छापा नहीं गया, जो देखिए, सच्चे। एक बड़ा आरोप यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, और एक गंभीर बात कि मीडिया वो चीज नहीं दिखाती जो वास्तविकता है। मतलब कि इनका कहना है कि उन्होंने पॉजिटिव इंटरव्यू दिया और उन्होंने पॉजिटिव इंटरव्यू का कहा भी, लेकिन सिर्फ मदरसे के खिलाफ। शायद सबको पता हो कि किस तरीके से एक तरफा टारगेट किया जा रहा है मदरसों को। अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, या फिर तमाम जगहों, कहीं इसका शिकार कहीं अब विदिशा या हमारा शहर भी तो नहीं हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है सर, पहले यहाँ पे कोई भी शिकायतें नहीं होती थी। अब जो है कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो NGO के नाम पर, या मतलब अपनी निजी स्वार्थ के लिए मदरसे वालों से जलने लगे हैं, परेशान करने लगे हैं। आज मुझे 21 साल हो गए, किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि मदरसे में हिंदू बच्चे क्यों आते हैं, मदरसे में अच्छा, हिंदू मुस्लिम सभी पढ़ते हैं, है ना? जी हाँ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे पढ़ते हैं, और आज से नहीं 2001 मतलब से लोगों का पढ़ते एक परसेप्शन है कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम शिक्षा दी जाती है और मुसलमान पढ़ते हैं। जी नहीं, ये मदरसा आधुनिकीकरण का मदरसा है, जिसमें कि मदरसे का आधुनिकीकरण किया गया है। और स्वयं डाइट्स ने ये बोला है कि विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के जो आप टीचर रखेंगे वो हिंदू टीचर होना चाहिए। ऐसी कोई भेदभाव नहीं है कि आपका टीचर मुसलमान ही होएगा या आपको मुसलमान को ही रखना है, वो ही आके पढ़ाएगा। यहाँ पे आप हिंदू हिंदू टीचर यहाँ नहीं पढ़ा कितने सकता सब्जेक्ट है। पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि सरकार के द्वारा चलते हैं। संस्कृत भी पढ़ाई जाती हम्म। है, जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं वो उर्दू पढ़ते हैं। ये किसी के ऊपर मसला नहीं है कि नहीं साहब आपको उर्दू ही पढ़ाई जाएगी। और ये जो कहना है कि दीनी दीनी तालीम दूसरे मदरसों में दी जाती है, जो कि दीनी मदरसे चल रहे हैं, अच्छा, वो दीनी मदरसा अलग होता है वो और ये शैक्षणिक मदरसा अलग अलग होता होता है, इन दोनों में है। ये थोड़ा अंतर सा है। सभी
व्यूवर्स को और देखने वालों को और समझने वालों को समझने की जरूरत है। मदरसा शैक्षणिक अलग है और दीनी मदरसा अलग है, जहां पर सिर्फ धर्म की तालीम दी जाती है जी ना। हाँ, यहाँ जहाँ सभी कुछ पढ़ाया जी हाँ, जाता है। सभी कुछ शायद मेरे पढ़ाया इर्द गिर्द जाता आप है। देख रहे होंगे गांधी जी की तस्वीर है, 12 खड़ी है, बोर्ड है, और यहाँ की संचालक महोदया भी मौजूद हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 8वीं के बाद बच्चे जो यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर वो उसी सामान्य शिक्षा नीति के तहत दूसरे। स्कूल में अच्छा। आसानी से एडमिशन लेते हैं, आसानी से पढ़ते हैं, उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के बीए भी कर चुकी हैं, बीएड भी कर रही हैं और आगे बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब बच्चों को दिक्कत का बच्चों को सामना तो नहीं दिक्कत करना पड़ रहा, बिल्कुल लेकिन कोई मौजूदा नहीं। हालात में मदरसे के नाम से आपको जरूर अब दिक्कत का हाँ, सामना करना सामना पड़ रहा करना है। पड़ रहा। सर कुछ ऐसा होता है कि कुछ माता-पिता आते हैं, बच्चों के नाम लिखवा के चले जाते हैं, वो गरीब होते हैं, किराएदार होते हैं या मतलब टपरों वगैरह में भी रहते हैं, अपने कागज़ दे जाते हैं, नाम लिखवा जाते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद उनका कहीं भी ठिकाना और दूसरी जगह हो जाता है। वो नाम मदरसों में रह जाते हैं क्योंकि प्रोफ़ाइल पे चढ़ चुके होते हैं, पोर्टल पे चढ़ चुके होते हैं, आईडी वगैरह चढ़ चुकी होती हैं। बिना माता-पिता के तो किसी का एडमिशन होता नहीं है, कागज़ जब तक होगा नहीं आप उसका एडमिशन कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन मतलब ये आरोप लगा है कि और आपने आपने कागज लिए, हुँ, उनको एडमिशन दिया और वो आए नहीं, हुँ, तो और आपने लालच दे के कागज ले लिए, तो जी। क्या लालच दिया होगा? तो सर अब उनका ये कहना है कि आपने लालच दिया है छात्रवृत्ति का। हम्म। तो सर छात्रवृत्ति कोई डायरेक्ट मदरसों में तो आती नहीं है, वो तो पोर्टल के द्वारा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है, प्रोफाइल बनाई जाती है। प्रोफाइल जैसा कि प्राइवेट स्कूल में होता है, जैसा कि सरकारी स्कूल में होता है, वही नियम पूरे के पूरे मदरसों पर लागू होते हैं। मतलब इन जहरीली खबरों का आप भी मंजीत मैडम शिकार हो गई जी हाँ। मदरसे के नाम से, जी बाकी तो सब हाँ। कुछ ठीक था। हाँ जी सर, बिल्कुल बाप अभी तक तो 21 साल तक तो सर मैंने मतलब ये पोजीशन नहीं पाई। मुझे तो सम्मान ही सम्मान मिला था जी। 21 साल में पहली बार मैंने तो यहाँ तक उस चैनल वाले के सामने उस इंसान से कह दिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने इतनी मतलब इज्जत प्राप्त करी, आपने जी। आके एक ज़रा सी मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के और मुझे जो है प्रताड़ित कर दिया मानसिक रूप से बहुत, क्योंकि मेरे पति को तो वैसे ही पैरालिसिस हुआ है सर। 22 साल से शिक्षा का मंदिर चलाने वाली महिला को किस तरीके से कुछ पत्रकार आकर और सरकार हित के लिए खबर चलाते हैं, और सरकार हित को खबर चलाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर इस शिक्षा के मंदिर को बदनाम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश की सच्चाई और देश की अनेकता में एकता को समझिए, कि देश में शिक्षा सबका समान अधिकार है। जहां भी शिक्षा मिलती है लोग खुद ब खुद पहुंचते हैं, क्योंकि खुद व्यक्ति प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर ये शिक्षा का मंदिर है तो यहाँ पे छात्र खुद आएंगे, ना कि टीचर पकड़कर छात्रों को लाएगा। तो ऐसे बेबुनियादी आरोपों को ना मानकर आप जो मौजूदा वक्त में इस समय मंजीत मैडम कह रही हैं उन बातों को समझिएगा, तो आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। साथ ही बड़ी बात जो गलत है, शायद वो पीड़ा देती होगी कि आप पे पैसे को लेकर आरोप लगा दिया, जहां नेताओं को लेकर आरोप। आजकल पत्रकारिता का एक और मजे की बात है कि किसी नेता के विषय में नहीं पता करते कि नेताजी किस चक्की का खाते और 6 छटाक के राशन में तोंद बढ़ाए जाते हैं, मतलब कहां से नेता अमीर हो जाते हैं। उनके यहाँ जाके कभी स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन एक मदरसे का नाम सुनकर एक ऑपरेशन किया गया और आधे आधे पेज की खबर छापी गई हैं, और कहना चाहिए कि एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया गया है। जी सर। लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से जो आपको सुविधाएं, वो सिर्फ 2 टीचरों के लिए वेतन, और वेतन वो भी मिलता है और नहीं मिलता नहीं है, इस मिलता। बात को भी समझने की जरूरत है सभी जी। को। अब आप थोड़ा ये बताइए, ये तो 20,000 रुपए आपका महीना हो गया, अगर सालाना इसको जोड़ते चले हैं 2.5 लाख रुपए तो करीब मैडम अपनी जेब से खर्च कर देती हैं, अगर कहीं और इस भवन को लेती, और या अगर इसे किराए से भी देती तो अच्छा खासा कमा लेती, इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तकलीफ है लोगों को सिर्फ मदरसे के नाम से, बाकी ये वैसे एनजीओ के थ्रू शिक्षा देंगी तो सब इनके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हमारे देश की राजनीति कहती है। अब थोड़ा सा मैं ये और जानना चाहूंगा, आप थोड़ा मुझे बताइए, 2.5 लाख रुपए तो आप सालाना यूं ही खर्च कर देती हैं बच्चों की शिक्षा पे, हिंदू मुस्लिम में आप फर्क नहीं कर रही हैं, शायद यही बात लोगों को चुभ रही है। अब आप थोड़ा मुझे बताइए सालाना आपके खर्चे कितने हो जाते होंगे? सर देखिए,
फार्म सोसाइटी जो कि सोसाइटी के द्वारा मदरसा चलाया जाता है उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, उसका ऑडिट करवाना पड़ता मतलब है। 5-6 हजार रुपए ये अलग लगता है आपके? ये खर्च अलग होता है जी। सर। 3 साल में आपको मान्यता लेना है, उसका जो है ऑनलाइन करना पड़ता है, वो अलग हो जाता कितना हो है। जाता होगा? सर उसमें भी 6-7 हज़ार के करीब अपना खर्चा ये सब जाता सालाना है। खर्चा है? हाँ जी सर। ठीक है। इसमें सर इसके बाद जैसे आपको बच्चों के लिए टाट फट्टी का भी इंतजाम करना है, पंखों का भी इंतजाम करना है। ऐसा नहीं है कि एक पंखा लगा दिया वही चल रहा है, खराब भी हो जाते हैं, तो कुछ मेंटेनेंस का पैसा सरकार देती है, ये नहीं कहती मैं कि हाँ, नहीं हाँ। देती है। सरकार 25,000 के करीब साल भर में मेंटेनेंस का पैसा देती है, तो उससे नहीं, मेंटेनेंस बिल्डिंग होता भवन का रहता किराया है। देती है कि नहीं, नहीं? बिल्डिंग भवन का कोई किराया फिर क्या विराया मतलब नहीं है? देती हैंगी, उसका कुछ ये नहीं और समझ मिलता लीजिए है। बिल्डिंग भवन का किराया सरकार नहीं देती, ये सर अपने निजी खर्च से ही चलता है। ठीक है। जी। और ये टूट-फूट होती है सर तो वो उसी में हो जाता है। बाकी सर आप एक बात बताइए, एमडीएम आता है, बच्चों का खाने का पैसा आता है तो बच्चों को खाना खिलाया जाता है। हुँ। ऐसा तो नहीं होता हैगा कि अगर मान लो हमने 40 बच्चे रखे हैं तो हम 40 के 40 ही प्रेज़ेंट कर रहे हैं और 40 का ही एमडीएम खा रहे हैं। अगर मान लो 10 बच्चे आए हैं तो हम 12 कर सकते हैं या 13 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना सर। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा तो नहीं मतलब होता ना मदरसा कि बोर्ड सर। को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे देश के गोदी पत्रकारों को आपत्ति हो जाती है। सर नहीं, जैसा कि लोगों का ये कहना है तो सर आप ये बताइए, आसपास में भी मदरसों के लोग रहते हैं, हुँ। वो भी तो ये देखते हैं कि इस मदरसे में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये शिकायत अगल बगल वाले लोग भी तो कर सकते थे कहने सर। का मतलब यह है मैडम, आपकी शिकायत बीते 22 सालों से किसी मतलब कहना चाहिए किसी पालक ने नहीं की, मतलब बच्चों के माता-पिता ने नहीं की। हम्म। तो ये शिकायत की किसने फिर आपकी? ये कोई सर मनोज कौशल नाम के हैं जो एनजीओ चलाते हैं। अच्छा, अब अच्छा। उनके जी। एनजीओ में इन बच्चों का क्या फ़ायदा है क्या नहीं, वो आके मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते थे सर। इतना बड़ा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसी लेडीज़ नहीं थी। अगर उनके वो बच्चे उनके यहाँ जाते हैं तो हुँ। मैं आसानी से उन बच्चों की टीसी बना के आज भी उनको देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसे बच्चों से कि जो पढ़ना नहीं चाहते। मैं तो वो बच्चे चाहती हूँ जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। मुझे ऐसे बच्चों से क्या लेना देना जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और मुझे उनका पैसा चाहिए। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए सर। नहीं, ऐसा सरका पैसा आपको मिलता भी कितना ज़्यादा है? कौन-सा ऐसा पैसा है जिस पैसे के लिए अठन्नी-चवन्नी के लिए कौन वो करेगा? ये तो फ्री है चीज़ है। सर, इतनी बड़ी मेरी बदनामी कर दी। इससे तो सर अगर सरकार दे ही सकती है ना तो मेरे पति की पेंशन बाँध दे। अच्छा, पेंशन भी हाँ, नहीं मिलती? उनको पेंशन नहीं मिल रही। उन्होंने आज सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहे हैं, उनका कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा। सीएम हेल्पलाइन पे मैंने शिकायत की, उसमें नहीं मेरी सुनवाई हो रही। वो और तो और मैं ये जन सुनवाई में गई, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं श्रम विभाग में गई सर, मैं दुनिया भर में धक्के खा चुकी हूँ। है, अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं अपने पति के पैसे से ही पैसेदार नहीं बन जाऊँगी। मत कुल मिलाकर ये है कि चारों तरफ से प्रताड़नाएँ, सिर्फ़ एक हम आज जो देश जोड़ना चाहते हैं, लोग उनको तोड़ना चाहते हैं। ये आज बड़ी ही देश में विडंबना है कि जो अच्छाई और सच्चाई कहना चाहते हैं, लोग उनको दबाना चाहते हैं। है। सर ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो अदालत का कहना नहीं मान रहा है। सही ऐसे बात है कि ऐसे कोर्ट के को फैसले की अवमानना को हो रही है। हाई कोर्ट के तो फैसले को नहीं ये माना सर। पत्रकार जो आए आपने उन्हें नहीं बताया कि कोर्ट के फैसले की अवमानना सब हो रही है? बताया है सर, मैंने सब बताया, मेरी पर वो सब खबर बता। नहीं वो चलाई। खबर नहीं चलाई सर। हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने नहीं माना सर। उन अधिकारियों का आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये गरीब मदरसे वाले जो हम महिलाएं आज 60-60 साल की हो गई सर मदरसे चलाते जो हिंदू चलाते। मुस्लिम और सारी कम्युनिटी को बांध के चल रही हैं, कहना चाहिए। खैर, बचपन में तो हमने कभी हिंदू मुस्लिम शब्द ही नहीं सुना। ये आज की राजनीति की देन है कि देश में ये सारी चीजें चलने लगी हैं। सर आप एक बात बताइए, एक गरीब इंसान है हम लोग, शिक्षा नहीं दे सकते ऊंचे स्तर पर बच्चों को, तो हम अपने स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, इससे भी लोगों को तकलीफ पैदा लोगों हो को रही। कहना ये है, उसमें जो खबर चलाई है पत्रकारों ने, कुछ लोगों ने, कि आप जो यहाँ पर बच्चे आते ही नहीं हैं। सर ऐसा क्या है मामला? सर आप अगल बगल से लेके पूरे एरिया के बच्चों को बुला के खड़ा कर लीजिए जो आज पढ़ पढ़ के यहाँ पे खड़े हो गए हैं। अभी मेरे अगल बगल में ही जाएंगे आप बच्चों को बुलाएंगे,
उन पत्रकार के सामने खड़े होकर बच्चों ने ये बोला है कि हम इसी स्कूल में पढ़कर गए हैं। अभी कितनी कितने कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, कितने बच्चों का मतलब यहाँ पर वो है आपके पास? इस समय सर 40 बच्चे हैं मेरे पास। ओके, 40 बच्चे हैं। जी। और एक बार और दोबारा बता दीजिए सभी को कि कितने सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं 8वीं तक? यहाँ पर वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सरकारी स्कूल में चलते हैं या प्राइवेट स्कूल में चलते हैं। उर्दू उर्दू जो है सर वो एडिशनल है। एडिशनल है सर, जिन बच्चों को पढ़ना जैसे है वो पढ़ते हैं और जिनको नहीं पढ़ना है उनको नहीं कोई पढ़ते। जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाता। तो आप एक बात सभी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी जब एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर भी मराठी एक सब्जेक्ट होता है, गुजरात में भी गुजराती एक सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही देश के अंदर अगर आज़ादी में योगदान दिया है मदरसों के मौलानाओं ने, और उर्दू इतनी तहजीब वाली जो भाषा शैली है, शेरो शायरी में उपयोग आती है, तो क्यों ना ऐसी भाषा शैली को और हिंदू मुस्लिम को बांधने के लिए इसे एक किया जाए। अगर एक किया जा रहा है तो क्या गुनाह है? गुनाह बस इतना है, गुनाह सिर्फ इतना है कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और आज हिंदुस्तान को बांटने की कला जिस तरीके से खेली जा रही है शिक्षा के क्षेत्रों में, ये बहुत दयनीय है। खैर, एक बात मैं तंज यहाँ पर और करता चलूंगा कि हिंदू राष्ट्र जो बनाने चले हैं उन्हें यह नहीं पता कि इससे पहले नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जब से उसने संविधान को अपनाया है, भारत के संविधान को, तब से आज उसकी इकोनॉमी भारत के बराबर आ गई है। और जब से भारत ने नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तब से भारत का रुपया अफगानिस्तान से भी नीचे जाकर गिर गया है। मतलब मोदी जी ने कहा था हर घर चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। तो अब नेपाल से चौकीदार नहीं आते, अब तो हर घर चौकीदार पैदा हो जाते हैं। तो भला शिक्षा की क्या जरूरत है? आप भी चौकीदार बनिए और पूरे देश को चौकीदार बनाइए। जरूरत ही नहीं है किसी को साहूकार बनने की या पढ़ा लिखा बनने की। बने रहिए हमारे साथ, मैं दीपक पांडे मुदगल, और ऐसी ही खबरों के साथ। लेकिन ये खबर रुकनी नहीं चाहिए, आगे तक फैलाइए जिससे लोगों को मालूम पड़े कि किस तरीके से शिक्षा के मंदिरों पर सिर्फ मुसलमान का नाम होने से लोगों की आंखों में सुई चुभ जाती है और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।